કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે વડોદરા શહેરમાં આજે પધાર્યા, મીટિંગ કરી, ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરી અને ઇલેક્શન લડવાની તૈયારી પણ બતાવી. દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ જગ્યા પર તેઓની પાર્ટી, તેઓના કાર્યકર્તાઓ સક્રિય છે. ચૂંટણી લડવાની તૈયારી રામદાસ આઠવલે બતાવી છે અને તે જ અંતર્ગત તેઓએ વિશેષ નિવેદન આપ્યું છે. तो आज हम वडोदरा में आए हैं और वडोदरा हमारे लिए बहुत ही आदर्श देने वाली एक जगह है. यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की संकल्प भूमि है. सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 1913 को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी थी और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे. तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेहमन लाइब्रेरी है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू है, क्योंकि उस लेमन लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन में 18 आवर्स वहाँ स्टडी करते थे. तो एक उन्होंने इतिहास वहाँ अमेरिका में रचा है. और बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के संविधान के शिल्पकार, आर्किटेक्ट है. माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मजबूत करूंगा, अखंड भारत की संकल्पना जो है उसको मजबूत करूंगा, इस देश में जो गरीबी है इस गरीबी को हटाऊंगा और 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम मोदी साहब ने किया है. अपने देश की जो इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, वो इकोनॉमी 5 नंबर पर आई है. और अगर कांग्रेस पार्टी का राज होता था तो अपनी इकोनॉमी 10 नंबर से 20 नंबर पर जाती थी. लेकिन मोदी जी आने के बाद 10 नंबर से 5 नंबर तक इकोनॉमी आई है. और मोदी जी एक बहुत ही स्ट्रांग नेता है. दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता के रूप में उनका नाम पूरी दुनिया भर में है. बीच में एक सर्वे हुआ था, सभी अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट या पूरे देश भर के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री का सर्वे हुआ था और उसमें 75% लोगों ने मोदी जी के नाम को पसंदगी दी थी. तो ये पूरा आप लोग जानते हैं. तो मोदी जी काम करने वाले नेता है, मोदी जी डेवलपमेंट करने वाले नेता है, मोदी जी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने वाले नेता है, मोदी जी राहुल गांधी को गुमराह करने वाले नेता है. और आवाज आती है ना, आवाज हाँ. तो इसीलिए और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रशंसक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं. और मोदी जी के कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक मेमोरियल के काम पूरे हुए हैं. जहां 26 अलीपुर रोड दिल्ली, यहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहां एक सुंदर मेमोरियल बाबा साहब अम्बेडकर जी का बना है. जनपथ रोड पर ली मेरिडियन होटल के बाजू में, इंडिया गेट के बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ 350-400 करोड़ रुपए खर्चा करके वो मेमोरियल मतलब वहाँ हुआ है. मुंबई में इंदू मिल की जगह है 3600 करोड़ की, दादर में, मुंबई में चैत्य भूमि के बाजू में. तो वहाँ कम से कम 1400-1500 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत ही इंटरनेशनल स्मारक बन रहा है. और उस स्मारक की विशेषता ये है कि वो जगह अरेबियन सी के समुद्र के बाजू में है और वह बाबा साहब का 350 फीट का पुतला
स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क में, उससे भी ज्यादा ऊंचा ये स्टैचू है। और भारत में वल्लभ भाई पटेल जी के बाद मतलब सबसे ऊंचा पुतला वल्लभ भाई पटेल जी का है। और उसके बाद सबसे ऊंचा पुतला बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। तो मोदी जी के कार्यकाल में ये भी काम हुए हैं। इसलिए गुजरात के दलितों को मेरा आह्वान है, ये मोदी जी दलित विरोधी नहीं है, मोदी जी संविधान विरोधी नहीं है, मोदी जी संविधान को मजबूत करने वाले नेता है, मोदी जी तमाम दलितों को न्याय देने वाले नेता है। और उनके कार्यकाल में अनेक निर्णय हुए हैं, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो। जनधन योजना के अंतर्गत कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट अभी तक खुले हैं पूरे देश भर में। मुद्रा योजना का जो लोन है 50,000 से 10 लाख का था। अभी नई सरकार अभी आने के बाद 2024 में मोदी साहब ने 10 लाख का पैसा बढ़ाकर 20 लाख किया है। और हर आम आदमी को, हर नौजवान को, हर हमारी महिलाओं को छोटा मोटा धंधा करने के लिए 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन विदाउट गारंटी मिलेगा या मिल रहा है। तो वो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान 4 करोड़ से ज्यादा बने हैं। गैस सिलेंडर कम से कम 11 करोड़ लोगों को अभी तक गैस सिलेंडर मिला है। वैसे अनेक योजना है, जो आयुष्मान भारत योजना है, एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। उसमें अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। इसलिए मोदी जी एक बहादुर नेता है और वो मूल निवासी गुजरात के हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर वो अनेक साल रहे। और मैं दलितों को इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, संविधान बदलेगा ये बात मतलब वो बहुत झूठी बोलते हैं। संविधान बदलने का किसको भी अधिकार नहीं है। और मोदी जी तो संविधान को मजबूत करने वाले नेता है। और कांग्रेस पार्टी ने संविधान अनेक बार उसका तितर बितर करने का काम किया है। इमरजेंसी लागू करके इंदिरा गांधी जी ने संविधान को धोखा देने का काम किया है, देश को धोखा देने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको लोकतंत्र में अटैक करने का, क्या जो भी कुछ आरोप प्रत्यारोप करने का जरूर अधिकार है, लेकिन वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना करे कि उसमें कोई दम नहीं है। और तुम्हारे आरोप में बिल्कुल दम नहीं है। उत्तर देने के लिए हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी मतलब उनको रिप्लाई देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाईचारा मजबूत करने की संविधान की संकल्पना है, अखंड भारत की संकल्पना संविधान की है और सभी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन देश के कोने कोने में मेरी पार्टी जा पहुंची है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। और अभी 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो बहुत ही अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। और अभी हम 27 फरवरी को एक सिलवासा में एक दीव दमन और सिलवासा का प्रोग्राम रखा है। और सिलवासा में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के, अनेक पार्टी के लोग हैं, वो मतलब आरपीआई में सम्मिलित होने वाले हैं। दूसरा 26 तारीख को, 26 है ना, 25 फरवरी को कच्छ में, भुज में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता का सम्मेलन वहां रखा गया है। और वहां जो कच्छ की समस्या है वो समस्या हल करने के लिए
कच्चे के हर बेरोजगार को रोजगार कैसा मिले, वहाँ के जो किसान है उस किसानों को न्याय कैसा मिले, वह इरिगेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी बातों पर हम वहाँ चर्चा करने वाले हैं। और सरकार के पास भी हम मांग करने वाले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कच्छ एक बहुत ही एक जिला है, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर मतलब कच्छ आता है, और कच्छ को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए वहाँ भूकंप हुआ था, उसमें पूरा कच्छ पूरा बर्बाद हो चुका था, अनेक हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक लोगों के मकान टूट चुके थे और भारी नुकसान पूरा हुआ था। तो अभी वो भूज और कच्छ जो है अंजार है, बचाव है, रायपुर है, मुंद्रा है, गांधीधाम है, ऐसे कई जगह पर भूकंप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस कच्छ को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी प्रयत्न करने वाली है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, और हम अभी इंडिया जो आघाड़ी है, दिल्ली में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बाकी के 50 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जो हमारी 20 सीटें हैं इसलिए हमने खड़ी की है कि उसमें बीजेपी का ज़्यादा नुकसान ना हो, और मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, इसीलिए मैंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरी पार्टी एनडीए के साथ है, मोदी साहब के साथ है, और हम पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी को आगे मजबूत करना चाहते हैं, और 2-3-5 साल के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में, और 2 राज्यों में अगर हमको मान्यता मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी को अभी जो गन्ना के किसान से मिला है, और 2 राज्यों में अगर पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो इसीलिए हम आज इधर आए हैं। मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की, और समाज कल्याण डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमारा इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,59,000 करोड़ था, और अभी 2025-26 का बजट अभी 1 फरवरी को आ रहा है, और वो बजट पूरे देश के किसान, गरीब, युवा, महिला, बेरोजगार सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट रहेगा। ये बजट में आम आदमी को न्याय मिलेगा, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का जो सिलसिला चल रहा है वो भी आगे चलता रहेगा, और मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि 29 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा। और इसी तरह मतलब मेरी पार्टी का, मेरे मंत्रालय का एक नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये भी हमने शुरू किया है, और नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त फैमिली होना चाहिए, इसके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से कोशिश चल रही है, और अनेक निर्णय हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो इसी तरह मैं आज इधर आया हूँ, मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की, और आज मैं इधर आया हूँ दिव्य कला मेला, जो दिव्यांगजन लोग हैं वो जो साहित्य बनाते हैं तो उनको मार्केट मिलता नहीं है, तो अभी तक हमसे 24-25 मेले ऐसे हुए हैं, हर शहर में हम उनको स्टॉल देते हैं, और वहाँ वो अपना सामान लाकर 6-7 दिन का वो मेला होता है, 10 दिन का मेला होता है, और आज इस मेले का समापन जो है ये मेरी उपस्थिति में होने वाला है, इसीलिए आज मैं वडोदरा में मैं आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो कोई सवाल हो गया तो पूछो। अठावले जी, आपने बताया कि भाजपा दलित विरोधी नहीं है, मोदी जी दलितों का सोच रहे हैं, आपने बताया। आपको पता ही होगा कि 10 सेकंड का एक वीडियो अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी का वायरल हुआ था, वो बताइए कि आपको क्या बोला था उन्होंने?
उसके बाद काफी हड़कंप मचा था, कांग्रेस ने भी विरोध जताया था, हर हर जगह पे पूरे इंडिया में इसका विरोध हुआ था। तो ये जो वीडियो आया था सामने केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो क्या कहना है उसके बारे में? आप बता रहे हो कि भाजपा दलित विरोधी नहीं है। नहीं, वीडियो मतलब जिस तरह संविधान पर चर्चा चल रही थी, तो संविधान पर चर्चा का उत्तर लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था, राज्यसभा में माननीय अमित शाह साहब ने रिप्लाई दिया था। तो तब कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने बोला था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराया मुंबई में भंडारा में 2 बार, और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का भी आदर नहीं किया, बाबा साहब के मेमोरियल काम नहीं पूरे किए, इसीलिए कांग्रेस बाबा साहब की विरोधी है। खाली अंबेडकर नाम लेने से काम नहीं चलेगा। ऐसा वो बोले, उनका वो मतलब वो इतना ही था कि वो तो बोल रही थी जब वो उठकर हंगामा कर रहे थे, तो अमित भाई ने बोला था कि भाई मतलब उन्होंने बाबा साहब की आलोचना या बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है, ये उनका बोलने का मकसद था। वो वीडियो जो आपको आया होगा, मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आया नहीं, तो उसमें कोई दलितों का अपमान का विषय बिल्कुल नहीं। मतलब उनकी भावना, बाबा साहब ही कितने बड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको न्याय नहीं दिया, इसी तरह की उनकी भूमिका थी उसमें। यानी डैमेज कंट्रोल के तौर पे आप ये स्टेटमेंट बताया अभी, डैमेज कंट्रोल के तौर पे अभी जो आपने बताया, तो आप जो स्टेटमेंट दिया था, तो आप ये डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया आपने। क्या गया भाई उसको वो जो बोले वीडियो को, उसको आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, डैमेज मैं हाउस में था, तब मैं राज्यसभा में मेरा भी भाषण हुआ था, मैं राज्यसभा में था। उनका बोलने का मकसद ये था कि भाई उसमें कोई बाबा साहब का या दलितों का अपमान करने की भावना बिल्कुल नहीं थी, और सारे दलितों को न्याय देने की भूमिका बीजेपी की और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब की है। तो इसीलिए दलितों ने अभी लोकसभा में थोड़ा गड़बड़ हुआ था कि संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, ये चर्चा राहुल गांधी और अपोजिशन ने बहुत ही सारा किया था, लेकिन उसका थोड़ा नुकसान हमको हुआ है कि गुजरात में 1 सीट चली गई, बाकी सब सीटें जिनको आई। महाराष्ट्र में 35-40 तक सीटें आने की संभावना थी, वहाँ 17 सीट आई। उत्तर प्रदेश में 70 तक सीटें आएगी ऐसा अनुमान था, वहाँ भी कम सीटें आई। इसलिए हमारा थोड़ा, और वेस्ट बंगाल में हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन बाद में हरियाणा में चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी सत्ता में आई है। महाराष्ट्र में तो मतलब इतना लोगों ने हमको वोट दिया है कि 237 सीटें 288 में से हमारी आई है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमको वोटिंग किया है। तो ये लोग अभी ईवीएम मशीन का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब उनको वोट अच्छा मिलता है तो ईवीएम मशीन अच्छी होती है। जब हमको ज़्यादा सीटें मिलती है तो ईवीएम मशीन ठीक नहीं है, और ये मशीन मोदी साहब ने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। तो ये बदलने की बात कर रहे हैं, अगर बदलना है तो बदल सकते। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में निर्णय ले, बैलेट पेपर पर भी चुनाव का सामना करने के लिए हम लोग तैयार है, और हम बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ेंगे, और तब भी हम अच्छी जीत, मोदी जी अगर अच्छी जीत हासिल करेंगे तो बाद में बोलेंगे नहीं इन्होंने बैलेट पेपर में गड़बड़ की है, बैलेट पेपर में इन्होंने ऐसा किया है, और दोबारा मशीन लाओ, ऐसा मांग के बाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मशीन भी खराब होती नहीं है, लेकिन मशीन खराब है बोलने वालों का दिमाग खराब हो गया है, और ये इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। दूसरा सवाल ये है आठवले जी की दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल को जेल में डालने का कितना फायदा होगा बीजेपी को? नहीं, केजरीवाल का ऐसा है कि अभी केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस तरह दिल्ली का विकास का जिम्मेदारी उनके ऊपर था उतना वो विकास हुआ नहीं है, और दारू घोटाले में वो और उनके डिप्टी सीएम में अंदर जाकर आए हैं। उनका एक एमपी भी संजय अंदर जाकर आया है,
इसलिए लोगों में केजरीवाल एक सामाजिक आंदोलन के नेता थे। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में मतलब रामलीला मैदान में जो उनका अनशन चल रहा था उसमें वो मतलब नेता बने और अचानक वो उन्होंने पार्टी स्थापित की और उनको अच्छी सफलता मिली। मतलब शुरू में उनकी 28 सीटें चुनकर आई, बाद में उनकी ज़्यादा 67 सीटें चुनकर आई। तो देश में सबसे ज़्यादा बड़ी जीत मतलब गुजरात में तो मतलब मोदी साहब को जीत अच्छी मिलती है, लेकिन दिल्ली में मतलब पहली बार केजरीवाल जी को बड़ी जीत मिली और उसका हम स्वागत ये करते हैं। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका विरोध करने की हमारी भूमिका नहीं है। तो केजरीवाल जी इस वक्त हार जाएंगे। मतलब केजरीवाल जी 3 बार जीते थे, लेकिन माहौल दिल्ली का बीजेपी के तरफ है। मोदी जी ने जो 10 साल में विकास किया है वहाँ उनके लोगों की नज़र है और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ बीजेपी की जीत निश्चित है और केजरीवाल जी से हार जाएगी। इस साल गुजरात में भी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? कौन सा चुनाव? नगर म्यूनसिपैलिटी। हाँ, कुछ जगह पर लड़ेंगे, कुछ जगह पर हमारा सूरत है, नवसारी है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, ऐसे कई शहरों में हमारी पार्टी काम करती है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ काफ़ी है। तो कुछ सीटों पर अगर वहाँ अलायंस होता है तो बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, नया अलायंस होता है तो हम हमारे बलबूते पर कुछ सीटें लड़ेंगे। मतलब हर सीट को नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कुछ सीट सुनकर लाएंगे हम। आठवले जी, अभी आखिर चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला ने, एक्स चीफ मिनिस्टर गुजरात के शंकर सिंह वाघेला ने कल नई पार्टी बनाई है यहाँ पर गुजरात में और उसका कल कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो ये लग रहा है आपको कि कांग्रेस को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा, भाजपा की बी टीम साबित होगी उनकी पार्टी की? शंकर सिंह को मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की है नहीं वो बीजेपी के टाइम के थे, लेकिन वो बीजेपी तोड़ के अलग पार्टी बना के मुख्यमंत्री बने। राजपा पार्टी बनाई थी उन्होंने। अभी कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में गए थे, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी थे कांग्रेस के टाइम, यूपीए 2 में। शंकर सिंह वाघेला 1-2 बार मिले भी, अभी नई पार्टी बनाई है। हमने जूनागढ़ में मिले थे उनसे। अच्छा, नहीं ठीक है, अभी पार्टी सब लोग बनाते हैं, रोज पार्टी बनती है। तो इसीलिए बाबा साहब का सोच था कि देश में तो दो ही पार्टी होनी चाहिए, पहले एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन अभी इतनी पार्टियां बन गई है। तो शंकर सिंह वाघेला जी यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, गुजरात के नेता भी हैं। तो कांग्रेस से हटकर उन्होंने जो अलग पार्टी बनाई है उसका हमको अच्छा फायदा होगा। मतलब अगर वो पार्टी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो, और बीजेपी का फायदा क्या है? बीजेपी का गुजरात में फायदा है। यहाँ तो कोई कांग्रेस पार्टी को इतना कुछ मौका नहीं मिल रहा है। तो उनको हमारी बधाई है, वो पार्टी ज़्यादा बढ़ाते रहे और बीजेपी का फायदा कराते रहे, ऐसी हमारी भूमिका है। चलो, थैंक यू। चलो।